नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस चर्चा में। और हमारी आज की इस चर्चा का विषय है भ्रष्टाचार मुक्त भारत। और जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार है किसी भी राष्ट्र को खोखला करने में बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है, और अगर भ्रष्टाचार है तो उस देश में जो विकास होता है विकास प्रभावित होता है और वहां के नागरिकों को भी प्रभावित करता है। तो जिस तरीके से आज की इस चर्चा में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है विनय पंत जी। सबसे पहले तो मैं इनका स्वागत करना चाहूंगा। विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनय जी के बारे में भी आपको बता दूं कि विनय जी भ्रष्टाचार के मामलों पर अपनी पैनी नजर रखते हैं और कलमकार हैं और लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। इससे काफी कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि भ्रष्टाचार के क्या कुछ पहलू हैं, कैसे इन पर से निपटा जा सकता है और सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या कुछ कर रही है। तो आइए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। विनय जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, भ्रष्टाचार की हम बात करते हैं, ठीक है, भ्रष्ट आचरण रखने वाला भ्रष्टाचारी होता है, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की क्या कुछ परिभाषाएं होती हैं, किस किस लेयर पर भ्रष्टाचार होते हैं, और भ्रष्टाचार को थोड़ा सा डिफाइन करें। देखिए, भ्रष्टाचार का मतलब केवल ये नहीं है कि आप किसी को पैसे दे रहे हैं। ठीक है। भ्रष्टाचार को डिफाइन करें तो इसके कई सारे रूप हैं। ना केवल पैसे, बल्कि कई अधिकारी ऐसे होते हैं या कई विभाग के लोग ऐसे होते हैं जो आपसे अनुचित लाभ मांगेंगे, या तो कोई गिफ्ट की डिमांड करेंगे या किसी और तरीके से उनको लाभ आप किस तरह से पहुंचा सकते हैं जो कि अनुचित है, तो वो सब भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा। कई बार हम लोग ये देखते हैं कि जब त्योहार का सीजन होता है तो उस समय मिठाई के डब्बे जो जाते हैं, बहुत प्रेषित किए जाते हैं, लोग उसमें मिठाई के डब्बों में मिठाई के नीचे सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, कई बार इवन नोट भी एसीबी ने पकड़े हैं आदान प्रदान होते हुए। मतलब वो कोई भी माध्यम जिसके जरिए किसी व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। मैं तो ये भी कहूंगा कि ना केवल रिश्वत की मांग करने वाला बल्कि रिश्वत देने वाला भी आरोपी है, भ्रष्टाचारी होता है। बिल्कुल, वो भी भ्रष्टाचारी है। तो ना जो रिश्वत दे रहा है और जो रिश्वत ले रहा है वो दोनों ही भ्रष्टाचारी मतलब कहलाते हैं। विनय जी, इन दिनों हम देख रहे हैं कि जो एंटी करप्शन ब्यूरो है वो काफी कुछ सक्रिय है। अगर हम देश भर की बात करें तो राजस्थान में भ्रष्टाचार के मामलों की ज्यादा सक्रियता रहती है और जो डिपार्टमेंट है काफी लोगों को पकड़ता है। तो सबसे पहले तो ये बताएं, ये जो कोई भी करप्शन अगर कर रहा है उस करप्शन करने वाले व्यक्ति को कैसे पकड़ लिया जाता है? अगर हम कंप्लेन करना चाहें या जो दर्शक हमारे ये कार्यक्रम देख रहे हैं कहीं वो भ्रष्टाचार से पीड़ित है तो कैसे वो शिकायत कर सकते हैं और उसके बाद कैसे इस चीज से छुटकारा पा सकते हैं? पूरी प्रोसेस के बारे में बताएं। जी बिल्कुल अतीक जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अवेयर, सिटी के जो लोग हैं वो तो अवेयर हैं इस चीज को लेके, जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं वो अवेयर नहीं है। उनको ये लगता है कि यार 150 रुपए देकर अगर हमारा काम हो रहा है तो चलिए ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं। वो लॉन्ग अगर हम आगे की बात करें तो कितना ज्यादा वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है ऐसा करके। देखिए, भ्रष्टाचार की सीधी सी बात है, अब तो सरकार ने इतनी योजना सरकार लेके आई है, इतना कुछ अच्छा सरकार कर रही है। इनकी एक हेल्पलाइन नंबर है 1064, उस पर आप कॉल करके आप बता सकते हैं कि भाई मैं इस जगह से बोल रहा हूँ, इस डिपार्टमेंट का यह अधिकारी मेरे से पैसों की मांग कर रहा है। और उसमें एक चीज बहुत बढ़िया सरकार ने ये की है, कई बार क्या होता है लोग ये सोचते हैं कि यार हमारा नाम सामने आ जाएगा। तो आपने अभी जिस तरीके से बताया जो हेल्पलाइन नंबर है वो एक बार अगर आप दोबारा दोहरा दें ताकि जो हमारे दर्शक उस चीज को नोट कर ले ताकि ऐसी कभी स्थिति आए तो उसको वो लोग उस पर शिकायत कर सकें। जी बिल्कुल, देखिए एसीबी का हेल्पलाइन नंबर है 1064-1064। इस पर आप किसी भी तरह की शिकायत कर सकते हैं। व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भी है 9413502834। इस पे भी आप जो है अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पे आप चाहें तो किसी तरह का कोई वीडियो, कोई ऑडियो जिसमें कि आपसे रिश्वत की मांग की जा रही है आपका काम करने के लिए, उसको भी आप उसका वीडियो या ऑडियो पोस्ट कर सकते हैं। उस पे भी एसीबी जो है बकायदा प्राथमिकी दर्ज करती है, जांच करती है, और फिर जो आपसे डिमांड कर रहा है रिश्वत की, जो भ्रष्टाचार फैला रहा है, जो कर्मचारी अधिकारी है, उस तक फिर एसीबी। जी एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, मान लीजिए कोई आम नागरिक है और भ्रष्टाचार से पीड़ित है, अगर वो कंप्लेन करता है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक चीज ये भी रहती है कि अगर मैं कंप्लेन कर रहा हूं सामने वाला जो है वो मेरे ऊपर कभी कोई प्रहार कर सकता है या मेरे पास कोई कार्रवाई कर सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है। इस चीज की सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ प्रावधान है? क्या सरकार के द्वारा या डिपार्टमेंट के द्वारा उनकी सुरक्षा को लेकर कोई प्रावधान है या कोई व्यवस्था है? जी बिल्कुल अतीक जी, देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। लोगों के जहन में यही होता है कि अगर हम शिकायत करेंगे हमारा नाम आ जाएगा तो हम एक्सपोज हो जाएंगे, लेकिन सरकार की पॉलिसी है और एसीबी की भी पॉलिसी है कि जो शिकायत करने वाला व्यक्ति है उसकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाए। तो यदि कोई भी व्यक्ति शिकायत करता है तो उसकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है, उसका नाम भी उजागर नहीं किया जाता। आपने देखा होगा कि एसीबी भी जब कार्रवाई करती है तो ये नहीं बताती किसकी शिकायत हुई है, वो ये कहा जाता है कि परिवादी है, परिवादी XYZ कोई भी हो सकता है, नाम नहीं लिया जाता। दूसरा,
कई लोग इसलिए शिकायत नहीं करते कि यार हम शिकायत करेंगे इसको तो पकड़ लेंगे, लेकिन हमारा काम तो इसी विभाग में होना है। मैं भी ये सवाल करना चाह रहा था, कई बार जो काम होने अगर मैं शिकायत कर रहा हूं तो उसी डिपार्टमेंट में काम कैसे प्रभावित होगा, काम नहीं होगा तो फिर उसका जो दिक्कतें रहेंगी वो चीज कैसे दुरुस्त होगी? जी अतीक जी, इसमें ये होता है, सरकार की पॉलिसी है और एसीबी इसके लिए पाबंद है कि जिस भी डिपार्टमेंट में रिश्वत की मांग की जा रही है, जिस व्यक्ति से रिश्वत की मांग की जा रही है, उसने उस संबंधित भ्रष्ट अधिकारी या कर्मचारी को ट्रैप करवा दिया। अब उस व्यक्ति का जो जायज काम है वो हो, समय पे हो और उसको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, ये एसीबी को सुनिश्चित करना होता है। इसके लिए बकायदा एसीबी में अलग से विंग बनी हुई है जो कि इस चीज का फॉलोअप लेती है उस संबंधित डिपार्टमेंट से कि जो व्यक्ति है उसका काम हुआ या नहीं हुआ। तो वो सरकार की प्राथमिकता है, एक तो नाम उजागर नहीं हो परिवादी का और उसका जो जायज काम है उसमें अड़चन नहीं है और वो काम समय पे पूरा हो। कई बार आम नागरिक होते हैं या जो लोग हैं जो शिकायत करता है, वो उनसे पैसे की डिमांड की जाती है लेकिन वो पैसे देने में सक्षम नहीं होते हैं। लाख, 2 लाख, 5 लाख, मतलब जैसे काम उस लेयर पे उनसे डिमांड की जाती है, वो पैसे नहीं दे सकते, सक्षम नहीं है। तो ऐसे में फिर कैसे वो ये चीज, अगर मान लो कार्रवाई हो रही है एसीबी के द्वारा, तो वो पैसे कैसे दे करके ट्रैप करते हैं, इसके बारे में? जी बिल्कुल अतीक जी, देखिए पहले क्या होता था, कई केस इसीलिए नहीं बन पाते थे कि पैसा देने की हैसियत उस व्यक्ति की नहीं है जितने की डिमांड की जा रही है। बिल्कुल। सरकार ने एक प्रावधान किया रिवॉल्विंग फंड का। सरकार हर वर्ष एक निश्चित अमाउंट है जो कि एसीबी को देती है, जो कि इस रिवॉल्विंग फंड के अंदर जमा होता है। ठीक है। कोई भी व्यक्ति जाता है एसीबी में कि संबंधित विभाग का कोई कर्मचारी अधिकारी मेरे से इतने पैसों की डिमांड कर रहा है और मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो वो पैसे जो हैं वो रिवॉल्विंग फंड से उस परिवादी को दिए जाते हैं एसीबी की ओर से और फिर उसी को देते हुए ट्रैप जो है वो किया जाता है। तो मतलब अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भी वो जो पैसे हैं वो सरकार ही आपको एसीबी रिवॉल्विंग फंड के मार्फत देगी। ठीक है, हम एसीबी की बात कर रहे हैं, अपनी चर्चा के दौरान में एसीबी का कई बार जिक्र आया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या एसीबी के अलावा भी कुछ एजेंसियां हैं जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कार्यरत हैं? एंटी करप्शन ब्यूरो के अलावा किस लेयर पर कौन कौन सी संस्थाएं मौजूद हैं जहां हम कंप्लेन कर सकते हैं, भ्रष्टाचार से छुटकारा पा सकते हैं? जी बिल्कुल अतीक जी, देखिए एसीबी तो वृहद स्तर पर कार्य कर ही रही है, लेकिन एसीबी के अलावा अगर हम सीबीआई की बात करें, सीबीआई के अंदर भी एक एंटी करप्शन विंग होती है उनकी, तो सीबीआई में भी आप शिकायत कर सकते हैं। सीबीआई के अलावा ईडी है, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग या जो इस तरह के बड़े भ्रष्टाचार के केस हैं उस पर काम करती है। तो आपके पास मतलब कई सारे ऑप्शन है, एसीबी तो है ही, सीबीआई भी है आपके पास, इसके अलावा आपके पास ईडी भी है और इनकम टैक्स में भी एक विंग ऐसी होती है कि जहां पर भ्रष्टाचार, क्योंकि भ्रष्टाचार की जो राशि कोई व्यक्ति ले रहा है तो वो उसकी वैध आय तो है नहीं, अवैध आय है, तो इनकम टैक्स भी उस पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। बिल्कुल। तो विनय पंत जी, जिस तरीके से आपने 2-3 पॉइंट्स बताए वो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कभी भी जब भी आपके सामने भ्रष्टाचार की स्थिति आ रही है, तो जो डिपार्टमेंट है, जैसे कि इन्होंने ईडी के मामले में बताया, ईडी थोड़ा बड़े प्रकरण को उसमें जांच करती है, एंटी करप्शन ब्यूरो भी होता है, उसमें कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी है, जैसे कि 1064 आप इस पे कंप्लेन कर सकते हैं। और कभी भी आपके सामने जब भी भ्रष्टाचार की स्थिति आ रही है, बिल्कुल बिना डरे निसंकोच आप कंप्लेन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो है, सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आपकी पहचान को पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा, कहीं से भी आपके नाम को रिवील नहीं किया जाएगा। और उसके बाद जो काम आपका जेन्युइन काम है, जिस काम के लिए आप संबंधित विभाग में जा रहे हैं, उस काम को भी सुनिश्चित कराने के लिए विभाग तत्पर रहेगा। तो जिस तरीके से काफी कुछ व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की गई हैं, लेकिन अगर हम कुछ कानून की बात कर लेते हैं, जो प्रावधान किए गए हैं, लोग आरोपी पकड़े जाते हैं, पकड़ने के बाद में जो उनकी दंड प्रक्रिया होती है, दंड प्रक्रिया क्या होती है, कौन कौन से लॉज मौजूद हैं और किस तरह के उनको दंड दिए जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा पंत जी बताएं। अतीक जी, देखिए इसके अंदर क्या होता है, कई तरह की चीज होती है। जब एसीबी को हम शिकायत करते हैं, पहले प्राथमिकी दर्ज की जाती है, प्राथमिकी में रिश्वत की राशि का सत्यापन किया जाता है, सत्यापन हो गया, उसके बाद ट्रैप करते हैं, ट्रैप करते हुए जिस भी व्यक्ति को पकड़ा गया है उसके खिलाफ फिर एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद फिर जांच अधिकारी नियुक्त होता है, जांच अधिकारी पूरी जांच करता है कि ये परिवादी है, इससे इस जायज काम के लिए पैसों की डिमांड की गई थी, इतनी पैसों की डिमांड की गई थी, ये सत्यापन किया गया और ये सारे प्रूफ हैं वो कोर्ट में रखे जाते हैं। उसके आधार पर कोर्ट जो है फिर सजा सुनिश्चित करता है कि उसमें उस व्यक्ति को जो उसने कृत्य किया है उसमें कितनी सजा का प्रावधान है। हालांकि भ्रष्टाचार में काफी पहले जो है सजाएं कम होती थी, लेकिन अब जो नए कानून बने हैं उसमें काफी कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 महीने के अंदर ही केस को डिस्पोज करने के लिए भी कहा गया है, यानी कि 3 महीने हम देखें तो मतलब 90 दिन जी, 90 दिन के अंदर मतलब आपको सब कुछ करना है और कोर्ट को भी उस पर फैसला सुनाना पड़ेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके 90 दिन के अंदर ये चीज होनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसे मामले भी सामने पेश आते हैं जिसमें तारीख पे तारीख पड़ती चली जाती है। ये प्रक्रिया काफी सालों से चली आ रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो लोग होते हैं, नागरिक, इससे पीछे हटते हैं। इस चीज को कम करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, या जो बड़े प्रकरण होते हैं उनमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाकर के कैसे इसमें चीजें को दुरुस्त किया जा सकता है?
जी अतीक जी, देखिए इसमें एक चीज और है, क्योंकि एसीबी क्योंकि एक अलग ब्रांच है, एंटी करप्शन ब्यूरो एक ब्यूरो ही है। इसके जो केसेस जाते हैं इसके लिए बकायदा सुनवाई के लिए पहले नॉर्मल जैसे कोर्ट है उसमें सुनवाई होती थी, लेकिन एसीबी कोर्ट बन गए हैं, वहां पे इनकी सुनवाई होती है। उसमें जल्द ही कोशिश की जाती है कि जल्द से जल्द हियरिंग हो और जल्द से जल्द। लेकिन इसमें एक पेच जो है कई बार ऐसा फंस जाता है कि मान लीजिए कुछ उसके अंदर प्रूफ अपने को पेश करना है एसीबी वालों को, तो साक्ष्य मौजूद करने पड़ते हैं। हाँ, तो वो बड़ा एक टिपिकल चीज होती है, क्योंकि उसमें बकायदा पूरी चीज सुन के वो लोग वर्ड टू वर्ड उसमें लिखते हैं कि क्या बात हुई है, उसके बाद उसको साक्ष्य के तौर पे पेश करते हैं, तो उसमें समय लगता है। हालांकि उसको भी पूरा किया जा सकता है, मैन पावर की कमी है, मैन पावर की कमी अगर दूर की जाएगी तो ये जो प्रोसेस है वो भी जल्दी होगा और लोगों को जल्द राहत मिलेगी। यानी जो साक्ष्य कलेक्ट करने की आप बात कर रहे हैं, हम आज आधुनिकता के इस युग में चल रहे हैं, हर आदमी के पास मोबाइल है। अगर आप देखिए ऑडियो कोई भी कॉल आती है रिकॉर्ड हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर हम आधुनिकता के इस दौर में एआई की बात करते हैं तो कई बार जो आरोपी होता है, आरोपी तो ये कहकर बच जाता है कि भाई साहब मेरी आवाज ये है ही नहीं है, ये एआई द्वारा जनरेटेड है। उस चीज को सुनिश्चित करने के लिए क्या कुछ प्रक्रिया है, क्या कुछ समाधान है, क्या कुछ रास्ते हैं सरकार के पास या डिपार्टमेंट के पास, या आरोपी आप ही हो, इसमें ये चीज जांच करनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ी जानकारी। जी अतीक जी, देखिए कई केसेस ऐसे होते हैं क्योंकि उसमें जो प्रूफ होता है वो ऑडियो क्लिप होती है, लेकिन उसमें आरोपी, जैसा भी आपने बताया एआई का जिक्र किया, तो जिस पे आरोप लगे वो ये कह देता है कि ये तो मेरी आवाज है नहीं, एआई से जनरेटेड आवाज है। तो उसमें क्या होता है, कोर्ट से परमिशन ली जाती है आरोपी का वॉइस सैंपल लेने की, लेकिन उसमें डिपेंड करता है कि वो वॉइस सैंपल देगा या नहीं देगा। उसके बाद भी एसीबी के पास एक पक्ष होता है कि वो जो ऑडियो क्लिप है उसकी जांच एफएसएल से कराई जाती है। एफएसएल से जब जांच कराते हैं, एफएसएल में एफएसएल को रिपोर्ट पेश करनी होती है, उनको भी एक समय निर्धारित समय दिया जाता है कि इस समय के अंदर आप अपनी जांच पेश करें। वो जो जैसे भी उसकी रिपोर्ट आती है उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाती है। अगर एफएसएल वो चीज़ नहीं कर पा रही है तो और भी कई ऐसी लैब हैं जहाँ पे भेजते हैं। चंडीगढ़ में लैब है, वहाँ पे वॉइस सैंपल भेजे जाते हैं। इसके अलावा दिल्ली के अंदर लैब है, वहाँ पे वॉइस सैंपल भेजे जाते हैं। उसकी जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के आधार पर फिर एक जांच जो है एसीबी तैयार करती है और उसको फिर कोर्ट के समक्ष पेश करती है कि हमने जांच कराई और ये रिपोर्ट जो है हमको प्राप्त हुई है, और उसके आधार पर फिर आगे कोर्ट जो है वो फर्दर डिसीजन लेती है। कई बार देखा जाता है पंत जी, जो सरकारी कार्य होते हैं या हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, सड़क निर्माण की बात करें, किसी भी तरीके की जो काम हो रहे हैं सरकार के माध्यम से हो रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार की कई बार शिकायतें होती हैं लेकिन वो पकड़ में नहीं आती हैं। एक सबसे बड़ा हथियार दिया गया सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, आरटीआई का, राइट टू इन्फॉर्मेशन का, उसके माध्यम से भी लोग काफी कुछ जानकारी ले सकते हैं। तो जो आरटीआई का जो मामला है, अगर किसी के बारे में जानकारी ले रहे हैं और जानकारी अगर लेते हैं तो जो शिकायत करता होता है कहीं ना कहीं उसके ऊपर कई बार हमले की भी बात आती है, कई बार उसको परेशान किया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है कि आप इन मामलों को वापस ले लीजिए। यानी एक विसिल ब्लोअर की अगर बात करते हैं तो उसकी सुरक्षा को लेकर के और आरटीआई के लिए लोगों को जागरूक करते हुए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, पहले तो ये बताएं। जी बिल्कुल, देखिए आरटीआई एक बेहद सक्षम साधन है। मतलब कोई डिपार्टमेंट अगर आपको किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दे रहा, अपने ऊपर पर्दा डाल रहा है जो उसके द्वारा गलत काम किए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के, आरटीआई के जरिए वो सूचना मिलती है। अभी आपने जैसे कहा कि आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं, उन पे खतरा भी बना रहता है, हमने देखा कईयों पे हमले भी हुए हैं, धमकियां भी उनको मिलती है। लेकिन अगर आपने आरटीआई के अंदर ऐसी कोई डिपार्टमेंट की चीज मांगी जिसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है कि बड़ा झालमेल ये लोग कर रहे हैं, बड़ा घालमेल कर रहे हैं और बड़ी संख्या में जो पैसे है उसकी डिमांड की जा रही है या अनावश्यक रूप से पैसे लिए जा रहे हैं, तो उसकी शिकायत अगर आप एसीबी में करते हैं या जो भी मैंने आपको बाकी डिपार्टमेंट बताया, सीआईडी, ईडी, इनकम टैक्स, इसमें करते हैं, तो उसमें भी ये प्रावधान है कि जो परिवादी है उसकी जो पहचान है उसको गोपनीय रखा जाता है और उसके आगे फिर एसीबी खुद उसमें जो है प्राथमिकी दर्ज करके और कार्रवाई करती है। इसमें ये चीज भी देखी जाती है कि मान लीजिए मैंने आरटीआई लगाई किसी विभाग के बारे में और मेरे को पता चला कि उसमें टेंडर हुए हैं लेकिन टेंडर में बड़ा घोटाला किया गया है। अब उसमें डीपली मैं नहीं जा सकता क्योंकि आरटीआई में भी वो लोग एक वही जानकारी आपको देंगे कि जो वो दे सकते हैं, क्योंकि बड़ी जानकारी देने में वो भी डिपार्टमेंट बचेगा। मैं उसके बाद शिकायत एसीबी में ले गया। जानकारी छुपा रहे हैं तो फिर क्या कर सकते हैं? फिर अगर देखिए कोई भी डिपार्टमेंट आरटीआई में जानकारी नहीं दे रहा, छुपा रहा है, तो मतलब सीधी सी बात है कि वहां पे बड़ा गड़बड़ी चल रही है। ठीक है। उसके बाद आप उसकी शिकायत एसीबी में भी कर सकते हैं, सीआईडी सीबी जो ब्रांच बनी हुई वहां पे भी कर सकते हैं आप। तो एसओजी भी इस चीज को लेकर कार्रवाई कर रही है, राजस्थान में काफी अच्छा देखने को मिल रही कार्रवाई। लेकिन आप एसीबी में उसकी शिकायत करेंगे तो उसके बाद जो केस है वो खुद एसीबी अपनी ओर से दर्ज कीगी। अभी आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे केस हुए जिसके अंदर कोई भी शिकायतकर्ता नहीं था, रिश्वत देने वाले को भी और रिश्वत लेने वाले को भी, दोनों को रंगे हाथों पकड़ा गया। वो इसी तरह की चीज थी, इनपुट मिला किसी आरटीआई एक्टिविस्ट ने या कोई जो सजग नागरिक होते हैं वो इनपुट देते हैं कि साहब ये डिपार्टमेंट यहाँ वृहद स्तर पे भ्रष्टाचार चल रहा है,
एसीबी फिर अपने इंटेलिजेंस विंग को एक्टिव करती है। फिर ये लोग देखते हैं कि उस डिपार्टमेंट में कौन लोग हैं जो इस तरह से राशि का आदान प्रदान कर रहे हैं अनुचित तरीके से। उसके बाद में रंगे हाथों जब वो लोग राशि का आदान प्रदान कर रहे होते हैं, एसीबी टीम पहुंचती है, रिश्वत देने वाले को भी पकड़ती है, लेने वाले को भी पकड़ती है। जैसे मैंने अभी शुरुआत में भी कहा कि रिश्वत देने वाला भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, लेने वाला तो है ही। तो ऐसे में एसीबी जो रिवर्स ट्रैप करते हुए दोनों को ही पकड़ती है, और ऐसे कई केस हमने देखे हैं और कई बड़े खुलासे फिर भ्रष्टाचार के उन डिपार्टमेंट के अंदर सामने आए हैं। अच्छा विनय जी, जिस तरीके से जो सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं, क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए आचार संहिता होती है जिसको लेकर के, या जो भ्रष्टाचार है उनको लेकर कोई कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं? कुछ पॉइंटर्स अगर हो जो महत्वपूर्ण हो तो वो चीज बताएं। जी देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट हैं सरकार की, हर तरह की पॉलिसी में रहते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया, ये चीज़ साफ कही जाती है कि भाई आप शपथ भी दिलाई जाती है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार की बात करें तो पुलिस के अंदर हम देखते हैं शपथ दिलाई जाती है कि भाई आप अपनी सेवा जो है बिल्कुल निष्ठाभाव से करेंगे, किसी तरह की भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे, लेन देन अवैध रूप से नहीं करेंगे राशि का। तो इस तरह से चीज़ें की जाती है। इसके साथ ही भाई किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अगर कोई भी चीज है, कोई भी अधिकारी है, कर्मचारी है, तो उसको बताया जाता है भी उसके काम क्या क्या है, किस काम को उसको करना है और किस काम को उसको नहीं करना है। लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है कि मतलब हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार के काफी केसेस सामने आते हैं। जो काम जनता के काम के लिए जिस व्यक्ति को बैठाया गया है वो उसी काम को करने के लिए सरकार से सैलरी ले रहा है, लेकिन उसी के लिए जनता को परेशान करते हुए उनसे रिश्वत की भी मांग कर रहा है। तो ये चीज काफी दुखदायी है, और उसी को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए जो एसीबी है या जो अन्य विंग्स हैं वो सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है, और अच्छी कार्रवाई जो है लगातार देखने को भी मिल रही है। ग्राफ की अगर हम बात करें तो बीते कुछ सालों में जो ग्राफ है वो कम भी हुआ है, क्योंकि पहले काफी बड़े बड़े केसेस हुए, काफी बड़े बड़े घोटाले सामने आए, लेकिन जिस तरह से एसीबी ने लगातार कार्रवाइयां की उसके बाद में कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां से बिल्कुल शिकायतें आना बिल्कुल नगण्य हो गई। और एक माहौल बना है कि अगर हम रिश्वत लेते हैं या रिश्वत देते हैं तो कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी, कि जिस तरीके से डिपार्टमेंट सक्रिय है, कार्रवाई जिस तरीके से करिए, एक अच्छा संदेश कहीं ना कहीं जा रहा है। जिस तरीके से एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे कि मीडिया है, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मीडिया से हैं, आप भी काफी कुछ लिखते पढ़ते रहते हैं, इस मामले में मीडिया का क्या कुछ रोल होता है, वो क्या कुछ इसमें अपना योगदान दे सकता है, और जो आम नागरिक है उनकी भी जो सिटीजनशिप होती है, या कहें जो नागरिक रिपोर्टर है, वो क्या कुछ इसमें कर सकता है? देखिए, मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है। भ्रष्टाचार जो फैलाने वाले लोग हैं वो केवल, उनका कोई दायरा नहीं है कि वो केवल शहर में होंगे या एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में होंगे। आज के समय में कोई भी ऐसा गांव या कोई भी डिपार्टमेंट अछूता नहीं है जहां पे भ्रष्टाचार नहीं हो। तो जो रिपोर्टर होता है, और जिस तरह से आपने बताया, अगर हम ग्रामीण परिवेश की बात करें तो वहां भी जो रिपोर्टर होता है वो लोगों को इसको लेकर सतर्क कर सकता है, सजग कर सकता है, कहाँ पे वो शिकायत करें, किस तरह से शिकायत करें। भ्रष्टाचार क्या है ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर आप जाएंगे बिल्कुल इंटीरियर, अगर आप कहीं गांव में जाएंगे तो भ्रष्टाचार क्या, उनको ये नहीं पता होगा भ्रष्टाचार क्या है। कि आप कोई सर्टिफिकेट भी बना रहे हैं, मान लीजिए आप कोई कलेक्टर सर्टिफिकेट भी बना रहे हैं, उसके लिए भी अगर आपसे कोई 100 रुपए की भी डिमांड कर रहा है तो वो भ्रष्टाचार है। लेकिन वो उस चीज को सोचते हैं भ्रष्टाचार नहीं, ये तो इनका बनता है, वो कहते हैं ना ये तो इनाम है। इनाम नहीं है वो भ्रष्टाचार, अब इनाम के नाम पे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। वहां जो रिपोर्टर है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को जागरूक करे, उसके बारे में समझाए। इस तरह की चीजें जब वहां पे हो तो उसका बड़े स्तर पे कवरेज हो और लोगों में जागरूकता फैले कि हाँ भाई ये भ्रष्टाचार है, और अगर हम भ्रष्टाचार करेंगे तो किस तरह की कार्रवाई होती है, उसमें क्या क्या सजा होती है। तो ये जागरूक करने का काम काफी, मैं कहता हूँ, मीडिया का है, और मीडिया को ये चीज बार बार जो है सर्कुलेट करनी चाहिए कि किस तरह से भ्रष्टाचार की शिकायत की जा सकती है, किस तरह से कार्रवाई होती है, किस तरह से रिपोर्ट दर्ज की जाती है। जैसे आपने आज ये चर्चा भ्रष्टाचार को लेकर की, काफी अच्छा विषय आपने आज चुना है, क्योंकि लोग डरते हैं शिकायत करने के लिए। बिल्कुल नाम उजागर होगा, लेकिन मैंने जैसे बताया नाम भी नहीं आता। तो ये एक जागरूकता का माध्यम जो है वो मीडिया ही है जो लोगों को जागरूक कर सकती है और बड़े स्तर पे कर सकती है। विनय जी, मैं कहीं पढ़ रहा था तो जो यहाँ पे भ्रष्टाचार के मामले होते हैं, डिपार्टमेंट कितना सक्रिय है, एसीबी के बारे में हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं। एक बात का जिक्र हुआ, ग्राम सजग योजना, जो एक योजना लेकर के आए हैं, वो एसीबी के डिपार्टमेंट के द्वारा ही चलाया जा रहा है। इसमें काफी कुछ चीजें हैं। क्या ये ग्राम सजग योजना है, ये क्या है और ये कैसे काम करता है, इसका क्या कुछ निष्कर्ष होने वाला है? अतीक जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। ग्राम सजग योजना, एसीबी का काम हम सब जानते हैं, भ्रष्टाचारियों को दबोचना, भ्रष्टाचार का खुलासा करना। लेकिन एक ग्राम सजग योजना बिल्कुल डिफरेंट चीज है। इसमें एसीबी ने गांव गोद लिए हैं। एसीबी की जितनी भी चौकियां हैं उन चौकियों ने सबने अलग अलग गांव गोद लिए हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक कोई गांव है, उस पर्टिकुलर गांव को एसीबी डिपार्टमेंट ने अपने मतलब गोद लिया, अपने हस्तक्षेप किया, ताकि कभी भी कुछ तरह के मामले हो। जी, आप ये बात। हाँ, तो उसको गोद लिया है। तो उस गांव का ओवरऑल डेवलपमेंट, वहाँ जो सरकारी कौन कौन सी विभाग हैं
उसका काम क्या क्या होना चाहिए, क्या वहाँ काम हो रहा है, लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। सबसे बड़ी बात, लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में पता है कि नहीं है। तो ये काम भी एसीबी कर रही है, लोगों को जागरूक करने का, सरकार की क्या क्या योजनाएं उनके लिए है, उनके हित में है, उसके बारे में बताने का, उन योजना का लाभ कैसे पहुंच सके उन तक, और वो डिपार्टमेंट जो उनको योजना को लाभ पहुंचाते हैं वो उस गांव तक पहुंचे और लोगों को वो तमाम लाभ जो सरकार दे रही है वो मिले। इसको लेकर ये ग्राम सजग योजना चलाई गई है। और इसके साथ ही लोगों को समय समय पर जागरूक भी किया जा रहा है। यहाँ पे ग्राम चौपाल का भी आयोजन एसीबी की ओर से किया जाता है इसी कार्यक्रम के तहत। उसमें लोगों को जागरूक किया जाता है, ये बताया जाता है कि आप लोगों के क्या क्या अधिकार हैं, भ्रष्टाचार को लेकर जागरूक किया जाता है, और साथ ही नागरिकता के दृष्टिकोण से उनके क्या अधिकार हैं, सरकार उनकी किस तरह से मदद कर रही है, क्या क्या मदद वो ले सकते हैं, किस किस चीज के लिए वो पात्र हैं। इन तमाम चीजों को लेकर इस ग्राम सजग योजना के तहत लोगों को जागरूक करने का काम एसीबी की ओर से किया जा रहा है। एसीबी जो डिपार्टमेंट है, अगर शहरों की हम बात करते हैं, काफी कुछ सजग है, सक्रिय है। बिल्कुल, अभी आपने कुछ उदाहरण भी दिए कि जो इसके माध्यम से गांव में भी चीजों को दुरुस्त किया। लेकिन हम विभाग की अगर बात करते हैं तो कई बार जो अफसर होते हैं इस डिपार्टमेंट में जाने से थोड़ा कतराते हैं, या फिर ये चार्ज लेने में भी थोड़ा बहुत अपनी जो शिथिलता दिखाते हैं। ये तो जो शहर की बात है, अगर हम जिलों की बात करते हैं तो स्थिति और थोड़ा गड़बड़ दिखती है। वहां पर जिलों में तो कई बार अधिकारी मौजूद ही नहीं होते, नियुक्त नहीं होते, तो शिकायत कहां पर करें। तो ये जो एक जो भ्रम है या ये चीज क्या है कि अगर जो लोग कतराते हैं इस चीज से, तो ये चीज कैसे दुरुस्त की जाए, कैसे सही चीज हो सके, ताकि जो एक माहौल बन सके करप्शन डिपार्टमेंट में भी चीजों को सही किया जा सके। जी अतीक जी, देखिए जो मैन पावर की कमी, मैंने आपको पहले भी बताया, एसीबी के अंदर मैन पावर की कमी है। जयपुर में मुख्यालय है, मुख्यालय के अंदर ही कई पद खाली पड़े हुए हैं। हालांकि सरकार उन पदों को बढ़ने के लिए लगातार वैकेंसी निकालती है, लगातार इंटरव्यूज भी हम देखते होते हैं सचिवालय के अंदर। सीएस खुद उस इंटरव्यू में बैठते हैं, जो डीजी एसीबी हैं वो उस इंटरव्यू के अंदर बैठते हैं, एसीएस होम बैठते हैं। लेकिन काफी आवेदन भी आते हैं, लेकिन इनकी जो पात्रता है उसको भी कई जो अधिकारी हैं पुलिस के वो पूर्ण नहीं कर पाते, और इस वजह से जो उनके काफ़ी पद हैं वो रिक्त रह जाते हैं। और जो जिलों में बेसिकली काफ़ी परेशानी आती है उन पद को भरने के लिए, क्योंकि बेसिकली के एसीबी एक अलग विंग है। पुलिस के अंदर आदमी रहता है, उसको पता है भाई थाने में करना है, अपराधी पकड़ने करने। एसीबी के अंदर लेकिन आप गए हो तो भ्रष्टाचार की शिकायत होती है, और मान लीजिए बड़े लेवल पर कोई भ्रष्टाचार है तो कई बार ये भी होता है कि हम किसी पर्टिकुलर गाँव में हैं तो हम उसकी शिकायत वहाँ करेंगे भी कि नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रामीण में जैसे आपको बताया जागरूक नहीं है उसको लेके, तो वो वहां तक नहीं पहुंचते। कई जने हैं जो वहां से एसीबी मुख्यालय आ जाते हैं, फिर मुख्यालय शिकायत होती है तो मुख्यालय उस संबंधित चौकी को कहता है भाई आपके यहाँ क्षेत्र का मामला आया है, आप लोग देखिए और उसमें कार्रवाई कीजिए। लेकिन ये एक बड़ा मतलब एक लूप हॉल इसको कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी सरकार इसमें लगातार प्रयासरत है कि जो मैन पावर की कमी उसको दूर किया जाए। और पिछले कुछ समय में हमने देखा भी है कि अच्छे ऑफिसर्स लगे हैं, इसलिए काफी बड़ी कार्रवाई, कई ऐसे गांव जहां पे पहले एसीबी की कार्रवाई बिल्कुल नगण्य नहीं हुआ करती थी, वहां पे भी लगातार ट्रैप के केसेस आ रहे हैं। अलग अलग ऐसे ऐसे विभाग जिसमें से कभी शिकायतें नहीं आई, वहां पे भी एसीबी ट्रैप कर रही है। तो यानी कि अब जब मैन पावर बढ़ी, दायरा बढ़ा एसीबी का, तो जो भ्रष्टाचार पे जो नकेल कसने की एक क्षमता है उसमें भी बढ़ोतरी एसीबी की हुई है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मतलब शहरों में तो चीजें हैं ही हैं, लेकिन जो ग्रामीण अंचल है वहां पर भी करप्शन को रोकने के लिए विभाग काफी कुछ सक्रिय है। एक चीज और चीज होती है, कई बार सरकारी जो टेंडर्स होते हैं उसमें कई भी भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। जो लोग होते हैं, ठेकेदार होते हैं, वो कहीं साठ गांठ करके चीजों को कर लेते हैं, या फिर आपस में घालमेल करके चीजों को अपनी तरफ ले लेते हैं। टेंडर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार के द्वारा क्या कुछ चीजें की गई हैं, और इसमें एसीबी क्या कुछ अपना रोल अदा करता है कि चीजें जो पारदर्शी प्रक्रिया उसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ ना हो? जी बिल्कुल अतीक जी, देखिए पहले जो टेंडर होते थे, बिड लगती थी, उसमें भी वो लोग कई ठेकेदार हो गए या किसी संबंधित विभाग के कर्मचारी अधिकारी से ही मेलजोल करके और वो अपने पक्ष में उसको कर लिया करते थे। कई शिकायतें भी आती थी, लेकिन उसको उन शिकायतों को वहीं दबा दिया जाता था, कुछ प्रूफ नहीं रहता था, ना रिकॉर्ड में रहता था। लेकिन जब से ये सरकार ने ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया चालू की है तो उसका काफी मतलब प्लस पॉइंट तो ये रहा है कि जो ये घालमेल होते थे वो सारे वैसे ही बंद हो गए। उसमें भी अगर किसी तरह का कोई ये लगता है कि भाई इसमें दिक्कत हुई है तो फिर उसकी शिकायत होती है, एसीबी में होती है, ईडी में भी होती है, सीबीआई में भी होती है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में होता है वहां पे होती है, वो जांच करते हैं। लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसा कोई बड़ा घपला इस तरह के टेंडर में बिडिंग प्रोसेस में नहीं देखा गया कि भाई वहां कुछ हुआ है। हालांकि कई डिपार्टमेंट थे जहां पे इस तरह की चीजें सामने आई तो उसको बाद में एसीबी ने खुद स्वज्ञान लेते हुए, स्वप्रेरित ज्ञान लेते हुए खुद एफआईआर दर्ज की, उसमें जांच की, और ना केवल जांच की बल्कि उसके अंदर लोगों को भी पकड़ा। तो यानी कि ये चीज नहीं है कि अगर आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं और आपको लगता है कि हमारी ऊंची पहुंच है हम बच जाएंगे, बिल्कुल नहीं बचेंगे, क्योंकि एसीबी की जो नजर है वो हर तरफ से आप पे है। अगर आप किसी भी तरह का
भ्रष्टाचार करते हैं या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं तो आप आज नहीं तो कल अवश्य पकड़े जाएंगे। बिल्कुल, तो जिस तरीके से आज हम चर्चा कर रहे हैं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत करने के लिए, और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है जिन्होंने काफी कुछ जानकारी दी, तो इसी में मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, जो दर्शक हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं, आप कागज और कलम उठा करके कुछ हेल्पलाइन नंबर है वो नोट कर लीजिए, और ईमेल आईडी भी है वो भी नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं आप ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं जो हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और इसके अलावा जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप टोल फ्री नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं 1064 पर। और इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं, यानी आपके पास कोई साक्ष्य है या कोई वीडियो क्लिप है रिश्वत लेते हुए, रिश्वत किसी का देते हुए, तो आप इन नंबर पर कर सकते हैं। नंबर है 9413502834। मैं नंबर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, 9413502834। तो जब भी कभी आपको अपने आसपास में किसी सरकारी विभाग में, आपके रिश्तेदारों में या कहीं पर भी भ्रष्टाचार की कोई बू आती है, कोई भ्रष्टाचार लेता या देता दिखता है, तो आप इन नंबरों पर आप शिकायत कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। तो वापस अपनी चर्चा में आते हैं। जिस तरीके से हम लोग काफी कुछ चीजों को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, पैसे लेन देन की तो बातें बहुत सारी हो गई, मिठाई के डिब्बों में चीजें जाती हैं, मिठाई की दे रहे हैं, कोई चीज दे रहे हैं। अगर हम कुछ खान पान की मिलावट की बात करते हैं, जैसे कोई चीज हो गई खान पान की, या जो अनाज हो गया, सब्जियां हो गई, उसमें भी मिलावट कई बार होती है, तो क्या वो भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है, और उन पर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? जो बेसिक सा सवाल है मेरा, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी अतीक जी, वाकई आपने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा। रुपयों का लेन देन या कुछ एसेट्स का लेन देन वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, लेकिन सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है खाने की चीज़ें, उसमें काफ़ी हम देख रहे हैं मिलावट होती है, बड़े स्तर पे मिलावट होती है। जैसे मान लीजिए कि इतना क्विंटल कोई खाद्यान्न आया है, लेकिन उसमें आपने मिलावट कर दी, वो जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं है। हालांकि उसमें खाद्य विभाग जो है वो कार्रवाई करता है मिलावट कितनी है क्या है, लेकिन जो उसमें जो घालमेल किया गया है, मान लीजिए 1000 क्विंटल कोई सामान आना था, उसमें वो केवल 900 क्विंटल या 100 क्विंटल नहीं है, बिल बना रखा है 1000 क्विंटल का, वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, और उसकी जांच जो है वो एसीबी करती है। एसीबी के अलावा और भी जो डिपार्टमेंट वो भी उसकी जांच कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की भी चीजें अगर किसी व्यक्ति के सामने आती हैं तो वो इसकी शिकायत भी एसीबी की जो हेल्पलाइन नंबर अभी आपने बताया, के माध्यम से, जो हमने हेल्पलाइन नंबर बताया है, ईमेल आईडी बताई, व्हाट्सएप नंबर बताया, वहां से वो शिकायत कर सकता है। जी बिल्कुल। तो चाहे मिलावट की बात हो, रुपए लेन देन की बात हो, या किसी भी तरीके के गिफ्ट या तोहफे देने की बात हो, वो सभी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आते हैं और आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो विनय जी, हमने लगभग हर पहलू पर बात की, भ्रष्टाचार कैसे होता है, क्या होता है, और इससे निदान कैसे पा सकते हैं, छुटकारा कैसे पा सकते हैं, जो नागरिकों की सुरक्षा है, उनके जो जेन्युइन काम है वो भी इसके आधार पर हो सकते हैं। तो विनय जी, आपका सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा। आपने अपना समय निकाला और काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों, जिस तरीके से अभी आपने कार्यक्रम में देखा कि जो हमने आपको हेल्पलाइन नंबर बताए, ईमेल आईडी बताइए, शिकायत करिए और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाइए। मुझे और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।